हमारा बहुत मजा आने वाला है। हाँ, चैप्टर का नाम है बॉडी बॉडी फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पहले पढ़ा डाइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। तो पहली बार डाइजेशन से हमने क्या मिला? हमने मिला न्यूट्रिएंट। रेस्पिरेशन से हमने मिला ऑक्सीजन। तो आवर बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सेल्स। ओके, सपोज दीज आर सेल्स। ओके, अगर सेल है तो क्या होना पड़ेगा? सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म अगर चल रहा है सेल में, सेल जिंदा है, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिज्म को पॉसिबल करवाने के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। ओके, तो सेल को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन अगर दिया जाएगा तो सेल जिंदा रहेगा, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। हर किसी को पता है ये। अभी हमने ये सब क्यों पढ़ना है? देखिए, बात ऐसा है कि जो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, उसको सेल तक पहुंचाने के लिए देयर मस्ट बी ए सिस्टम। देयर मस्ट बी ए सिस्टम for carrying oxygen and nutrients to the cells. Okay, तो सेल्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट हमने जो अभी तक मिला है, तो ये दोनों चीजों को लेके जाने के लिए देयर मस्ट बी ए सिस्टम, एंड ये सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। है कि नहीं? समझ में आया? तो यू नो दैट आवर बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ लॉट्स ऑफ मेनी सेल्स। ओके, तो मेनी सेल्स और सेल्स में मेटाबॉलिज्म चलते रहते हैं, एंड सेल रिक्वायर्स सम न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल। ओके, एंड देयर मस्ट बी ए सिस्टम फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल्स, एंड वो ही मतलब सिस्टम को सपोर्ट करता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए, जैसे एनिमल्स सिंपल, मैं फाइलम के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे एनिमल सिंपल रहेगा, जैसे पोरीफेरा, नाइजीरिया, टिनोफोरा, ये सब सिंपल एनिमल रहेगा, तो ये बॉडी फ्लूइड भी सिंपल ही रहेगा, जैसे वाटर रहता है, ठीक है। हम एग्जांपल देके लिख देता हूँ। और देखिए, जैसे आपका फाइलम हायर जाएगा, मतलब जैसे आपका मेमल्स आएगा, जैसे कॉर्डेटा आएगा, तो उसी में क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहली बात अब देखिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, पहला वाला फाइलम है पोरीफेरा, ये इंक नहीं है उसमें, पोरीफेरा। तो आपको पता है, याद है पोरीफेरा में क्या है? पोरीफेरा में आपका वाटर कैनल सिस्टम रहता है। जैसे आपका टिनोफोरा आएगा, नाइजीरिया, ये सब में आपका आएगा गैस्ट्रो वास्कुलर सिस्टम। उसके बाद आपका आएगा, सपोज हमने ये सब सोरा इकाइनोडर्मा आएगा ना, मतलब सपोज इकाइनोडर्मा 3 नंबर में नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं। इकाइनोडर्मा में आपका आता है स्टारफिश में आपका उन लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। एनिमल किंगडम में मैंने ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो अभी देखिए, पोरीफेरा, टिनोफोरा, नाइजीरिया, इकाइनोडर्मा, ये सब में क्या यूज होता है? आपका वाटर ही यूज होता है फॉर सर्कुलेशन। ओके, लेकिन जैसे जैसे आपका फाइलम हायर तक जाएगा, जैसे कॉर्डेटा आएगा, मेमल आएगा कॉर्डेटा में, तो
ये सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हो गया ना, तो उसको मिटाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कॉर्डाटा आएगा, कॉर्डाटा में आपका फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो मैमल्स में, मैमल्स तो हायर एनिमल्स है ना, हायर फाइलम का हायर एनिमल्स है। तो इसमें देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां दिखाई दे रहा है ना, आपका एक है ब्लड, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, और एक है लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है। तो देखिए पहले हम ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड पढ़ने के लिए आपको बोर्ड खाली रखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। आप लिख लीजिए, लिखना है तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हम डाइजेशन से मिला न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से मिला ऑक्सीजन, दोनों को पहुंचाना है सेल तक, क्योंकि सेल में एक्टिविटी चालू होना पड़ेगा, मतलब चालू होते रहना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म चलना है तो उसके लिए आपको सेल को चाहिए आपका न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, और देयर मस्ट बी अ सिस्टम फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। तो वो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हायर एनिमल के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, लोअर एनिमल के लिए सिंपल होता है। जैसे लोअर एनिमल का एग्जांपल दे दिया मैंने, पोरीफेरा, तिनोफोरा, नाइथेरिया, इकाइनोर और मता, ये सब लोअर एनिमल्स है, और वो सारी काफी है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। और देखिए जैसे जैसे फाइलम ऊपर तक जाएगा, जैसे कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में क्या क्या आता है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल। हम आते हैं मैमल्स में, तो मैमल्स को एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैमल्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ transportation. One is blood transportation, one is lymph transportation. So here basically we have to study in detail about the blood. Okay, lymph भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम blood को लिखते हैं, ठीक है। Blood is basically connective tissue. Blood is connective tissue. लेकिन गड़बड़ी इसमें आता है, टिश्यू का मतलब एग्जैक्ट मतलब बहुत लोगों को पता नहीं, ठीक है। तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शंस and they must coordinate. बहुत लोग ये कहता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शंस। देखिए पोरीफेरा एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपका ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, ठीक है, वो मल्टीसेलुलर है। लेकिन पोरीफेरा में आपका मल्टीसेलुलर होने के बावजूद भी वो टिश्यू फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो टिश्यू का जो असली डेफिनेशन है उसको एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो टिश्यू का असली डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। पोरीफेरा में कॉमन ओरिजिन रहता है, ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, उसके बाद कॉमन फंक्शंस भी रहता है, लेकिन they do not coordinate. The cells present in porifera do not coordinate with each other because they do not have nervous system. So for the coordination, they should have nervous system. They should have nervous सिस्टम, ओके। एंड पोरीफेरा में ये नहीं है, जिसके लिए पोरीफेरा एक टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकता है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत होता है आपका तिनोफोरा से, सिलेंड्रोटा से, ठीक है। तो ब्लड इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन मैंने दे दिया है। टिश्यू होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा कंडीशन। नंबर 1, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, ग्रुप ऑफ सेल्स होना पड़ेगा, और ये ग्रुप सेल्स का कॉमन ओरिजिन होना पड़ेगा, कॉमन फंक्शंस होना पड़ेगा, एंड they must coordinate. ओके, तो कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम जरूरी है, जो पोरीफेरा में नहीं है। अभी देखिए ह्यूमन का
ये तो नर्वस सिस्टम रहता है, इसीलिए ह्यूमन का आपका टिश्यू कह सकते हैं, ब्लड एक टिश्यू है। अभी देखिए, अभी बात यह है, जब कनेक्टिव टिश्यू का बात आता है तो हम टिश्यू वाला सप्ताह से पढ़ लिया है कि कनेक्टिव टिश्यू में आपका 3 थिंग्स रहता है। नंबर 1 आपका सेल, मतलब टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 2 आपका मैट्रिक्स। नंबर 3 आपका फाइबर। ओके, इन केस ऑफ ब्लड हमारा क्या क्या रहता है, जो सेल टाइप्स ऑफ सेल है उसके हिसाब से रहता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स से रहता है आपका, ठीक है। और फाइबर्स का मतलब होता है प्रोटीन फाइबर्स। ब्लड में फाइबर्स का हिसाब में रहता है आपका प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। अभी दिक्कत यह है, दिक्कत नहीं है, मतलब खुशी का बात है, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स को कुल मिला के, दोनों को मिला के कहते हैं आपका प्लाज्मा, ठीक है। देयरफॉर आपका ब्लड का डेफिनेशन आ गया, और एक डेफिनेशन, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड होने के लिए प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होना पड़ेगा। प्लाज्मा में आता है आपका 2 थिंग्स, वन इज मैट्रिक्स, अनदर वन इज फाइबर्स, ठीक है। और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमको डेफिनेशन का क्लियर कट होना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने क्या क्या कहा, ब्लड इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए देयर मस्ट बी 3 थिंग्स। There is presence of formed elements, there must be presence of matrix, there must be presence of fibers। तो सेल के हिसाब से ब्लड में रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होता है। और आपका मैट्रिक्स फाइबर्स के हिसाब से रहता है आपका प्रोटीन फाइबर्स। तो ब्लड का डेफिनेशन और एक निकला, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में 2 टीम्स आता है, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। तो मैट्रिक्स एंड फाइबर्स को मिला के कहता है प्लाज्मा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा पढ़ेंगे। और एक चीज, जो प्लाज्मा है ये है आपका टोटल ब्लड का, प्लाज्मा है आपका टोटल ब्लड का 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आपका टोटल ब्लड का 45%, ठीक है। अभी देखते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं आपका ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा पढ़ने के लिए पहले जानना पड़ेगा उसका वॉल्यूम कितना है। टोटल ब्लड का 50 है, ये वाला टोटल ब्लड का आपका 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, पहला पॉइंट है। उसके बाद पीएच होता है लगभग 7.4। थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रो कलर, ये रेड कलर नहीं है ब्लड प्लाज्मा, स्ट्रो कलर है, ठीक है। और 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, पानी से बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा में 5 थिंग्स रहता है। पहला नंबर में आता है आपका वाटर, 90 से 92% सिर्फ वाटर रहता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। सेकंड में आता है आपका प्रोटीन, जिसको कहते हैं आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपका रहता है 6 to 8%।
तो इसमें रहता है आपका एल्ब्यूमिन, उसके बाद आपका रहता है ग्लोब्यूलिन, और रहता है आपका फाइब्रिनोजेन। ये रहता है आपका 4.5%, ये रहता है आपका 2.5%, और फाइब्रिनोजेन रहता है आपका 0.5%। ठीक है, तो पहला ब्लड प्लाज्मा में 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है। 90 to 92% आपका वाटर रहता है, 6 to 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। फाइब्रिन प्लाज्मा प्रोटीन में थ्री थिंग्स होता है। फाइब्रिनोजेन आपका 0.5% है, आपका ग्लोब्यूलिन आपका 2.5% है, एल्ब्यूमिन आपका 4.5% है। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट ब्लड प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट रहता है जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो एसिमिलेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये कहा जा गया तो ब्लड में रहेगा ना जब तक एब्जॉर्प्शन, जब तक ये एसिमिलेशन नहीं होगा, मतलब क्या कहता है सेल तक नहीं पहुंचेगा, तो उसको तो ब्लड में रखना पड़ेगा ना, ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये है आपका न्यूट्रिएंट। उसके बाद आपका आएगा क्लॉथिंग, क्लॉथिंग क्लॉथिंग मतलब जो एलिमेंट्स है एंड मिनरल्स, जैसे आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब मिनरल्स है, क्लॉथिंग एलिमेंट एंड मिनरल्स, ये सब भी रहेगा। और एक ये तो आयन है ना, और एक आपका बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये सब रहेगा। उसके बाद आपका और एक चीज रहेगा एंजाइम, जैसा आपका कार्बोनिक एनहाइड्राइज, एमाइलेज एक्सेट्रा, ये सब रहेगा आपका ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो ब्लड जो प्लाज्मा है उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है, तो पहले हम देखते हैं एल्बुमिन का क्या। एल्ब्यूमिन एल्बुमिन प्लेस very important role in maintaining osmolarity, कैलारिटी, osmolarity। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन है इम्यून सिस्टम वाला ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन रहता है आपका IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, हम पढ़ेंगे ये सब। उसके बाद फाइब्रिनोजेन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आपका ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और एक चीज आपका ये लिख लीजिए, उसके बाद सेरम भी समझाते हैं। सेरम इधर ही समझ, इधर खाली है ना, मतलब दिखाई दे रहा है। हाँ, सेरम, सेरम क्या है, जो हेयर में देता है वो सेरम नहीं है। ये सेरम होता है आपका ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। आपको ये एक मतलब फैक्ट बताता हूँ कि सेरम का मतलब है ब्लड प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा तो उसको ही कहते हैं सेरम। कभी जिंदगी में ऐसा तो होगा ही ना, एक बार कभी भी चोट लगा है और मतलब ब्लड निकल रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद पपड़ी बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पपड़ी, ऊन जैसा पपड़ी बन जाता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है वो पपड़ी से थोड़ा लिक्विड जैसा बाहर आते रहता है। ठीक है, वो जो ट्रांसपेरेंट जो पीला जैसा, थोड़ा पीला पीला थोड़ा जैसा ये लिक्विड है ना,
ये लिक्विड है हमारा सेरम। तो हमने सेरम का डेफिनेशन क्या लिखा, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लोथिंग फैक्टर। तो ब्लड प्लाज्मा तो मैंने पढ़ा दिया ना, ब्लड प्लाज्मा से अगर आपका क्लोथिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन को अगर हटा दिया जाएगा तो आपका ये होगा सेरम। तो सपोज चोट लग गया, पापड़ी बन गया, तो पापड़ी में क्लोथिंग फैक्टर का यूज हो गया, यूज हो रहा है। तो उसके अलावा जो लिक्विड बाहर में आता है, तो बाहर में आने वाला जो वो तो रेड नहीं है, तो ब्लड तो पहले ही निकलता है। ब्लड सुखाने के बाद जो लिक्विड निकलता है उसमें क्लोथिंग फैक्टर नहीं रहता है, क्योंकि क्लोथिंग फैक्टर इज यूज्ड ऑलरेडी यूज फॉर द कोआगुलेशन। ओके, तो जो लिक्विड निकालते रहता है उसको ही कहता है सेरम। तो वही है सेरम ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लोथिंग फैक्टर। तो ये था हमारा ब्लड प्लाज्मा का डिटेल। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ब्लड सेल्स। लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो अभी पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या पढ़ते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखिए, ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, सबको पता है। यह है आपका, सपोज यह है आपका लॉन्ग बोन और यह है आपका बोन मेरो। सपोज यह है आपका बोन मेरो। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ऑल द सेल्स ऑफ blood, or the cells of blood is formed in bone marrow. Okay, अभी देखते हैं on the basis of abundancy, formed elements are number 1 RBC, number 2 platelets, नंबर 3 WBC। ठीक है, अभी देखिए, आरबीसी को कहते हैं आपका एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स को कहता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहता है आपका ल्यूकोसाइट। ठीक है, पहले हम शुरू करेंगे आरबीसी से, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर हमने क्या लिखा, एबंडेंसी। ठीक है, तो आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लेटलेट्स, एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी से शुरुआत करते हैं डब्ल्यूबीसी तक। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो पहला वाला है, ये मार्कर खराब ही हो गया है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पहला वाला है आरबीसी। तो आरबीसी पढ़ने के लिए पहले समझना पड़ेगा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, और उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड इन कलर। ओके, नेक्स्ट आरबीसी, आरबीसी जनरली ओवल एंड बाइकॉन्केव, ओवल एंड बाइकॉन्केव। देखने में कुछ ऐसा है, जो हमारा असम में एक स्वीट्स मिलता है उसको कहते हैं आपका प्यारा। ठीक है, उसका नाम है प्यारा, बिल्कुल प्यारा के जैसा है आरबीसी, और अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ऐसा है। ठीक है, तो आरबीसी ओवल एंड बाइकॉन्केव है, और आरबीसी का जो काउंट है वो वेरीज फ्रॉम 5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इतना सा ब्लड में आपका 5 मिलियन आरबीसी रहता है। सोचिए, बहुत बड़ा नंबर है 5 मिलियन। ठीक है, इतना सा ब्लड में पर क्यूबिक मिलीमीटर में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ब्लड, मतलब
लगभग 50 लाख से 55 लाख आपका आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में रहता है। बाई सेल्स अगर आरबीसी का जो काउंट है वो अगर बढ़ जाए उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइथेमिया, और अगर आरबीसी का काउंट घट जाता है, डिक्रीज होता है, उसको कहते हैं आपका एरिथ्रोसाइटोपेनिया। पेनिया का मतलब कम हो जाता है, और आपका एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, तो अगर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है एरिथ्रोसाइथेमिया, और आरबीसी का काउंट अगर कम हो जाता है उसको कहते हैं आपका एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्लियर? उसके बाद देखते हैं आपका आरबीसी इज enucleated except camel and llama. There are two animals in our diversity which contains nucleated RBC. ओके, जनरली हमारा बॉडी में जो आरबीसी रहता है उसमें न्यूक्लियस, अकेले न्यूक्लियस नहीं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन आरबीसी। ओके, most of the cell organelles are absent in आरबीसी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो एब्सेंट फ्रॉम द, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एब्सेंट है, देखिए जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले लेता है, बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मली जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसी सेल्स में आपका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अगर आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रेजेंट होता है, अगर आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन वुड बी टेकन आउट बाय द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर इज नो पॉसिबल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता अगर माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस होता। अगर आरबीसी में, समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन को चूर कर लेता और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं होता ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल करवाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होना ही जरूरी है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन आरबीसी, अदरवाइज ऑक्सीजन वुड बी टेकन आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने चूर कर लेता ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। ठीक है, बाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और एक चीज आपको मजा आएगा, देखिए नॉर्मली जो आपका ब्लड है, अच्छा ब्लड छोड़िए, आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का कलर होता है आपका पर्पल। हीमोग्लोबिन का कलर होता है आपका पर्पल, लेकिन ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ हीमोग्लोबिन का कलर है पर्पल। अभी देखिए जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है कलर हो जाता है रेड। ठीक है, ब्लड का कलर रेड है ऐसा कोई बात नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन का बाइंडेशन होता है, बाइंड होता है, तो ब्लड का कलर हो जाता है रेड। अभी देखिए जो फेनस ब्लड है ना, फेनस ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। ठीक है, बहुत कम जो रहता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसीलिए उधर का जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लूइश पर्पल जैसा कलर है। ठीक है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसके लिए नहीं है, मेन चीज है उधर ऑक्सीजन नहीं रहता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है, जो इसलिए हीमोग्लोबिन का कलर हो जाता है आपका पर्पल। ठीक है, और आपका आर्टरी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, इसीलिए पूरा रेडिश कलर का हो जाता है ऑक्सीजन आर्टरी में। समझ में आया? तो
color of hemoglobin is bluish purple in absence of oxygen, and color of hemoglobin is reddish in case of when bindation of oxygen takes place with hemoglobin in the place of artery. ओके, ये है हमारा फंडा। तो उसके बाद हमें पढ़ना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, हो गया, हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया वाला कह दिया हमने, केवल लम्बा कर दिया। अच्छा, और एक चीज, नॉर्मली ह्यूमन में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है पर 100 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम में। 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, तो यही है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका ये क्या कहते हैं, आपका प्लेटलेट्स। तो एबंडेंसी का हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा प्लेटलेट्स। तो देखते हैं प्लेटलेट्स, क्या देखते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी हमने देख लिया है, अभी आगे आपका प्लेटलेट्स का बारी। तो प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, अभी देखिए, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट का जो अमाउंट है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक जाता है नॉर्मली पर क्यूबिक मिलीमीटर। इतना सब ब्लड में प्लेटलेट कितना रहता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, तो प्लेटलेट अमाउंट, अगर प्लेटलेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो अगर बढ़ता है तो उसको कहते हैं आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस। और प्लेटलेट्स का जो कम हो जाता है, प्लेटलेट्स जब घटता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, उसके बाद आपको ये देखना है प्लेटलेट्स का नंबर। अभी देखिए, हमारा बोन मेरो में एक सेल है, प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। और मेगाकैरियोसाइट का एक सेल फ्रेगमेंट रहता है, मतलब एक सेल का फ्रेगमेंट को ही प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो बोन मेरो में मेगाकैरियोसाइट प्रोड्यूस होता है एज देयर सेल। जैसा आरबीसी भी एक सेल है, ऐसे मेगाकैरियोसाइट भी एक सेल है, वो सेल का फ्रेगमेंट है प्लेटलेट्स। तो एज देयरफॉर प्लेटलेट्स इज अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल, तो प्लेटलेट्स कंप्लीट सेल नहीं है, एक सेल का फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेटलेट्स। ओके, अभी देखिए, हमारा मतलब एक मजेदार चीज बताते हैं आपको। हमारा ह्यूमन में एक 4 चैम्बर हार्ट रहता है। तो एक रे डायग्राम ड्रॉ करता है हार्ट का। सपोज यह है हार्ट, यह तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यह है हार्ट। सपोज ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यह हमारा हार्ट है। ये एक रॉ डायग्राम है, आप जस्ट समझ लीजिए क्या होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड आर्टरी से एओर्टा से फ्लो होता है। ठीक है, जब ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है कि नहीं? ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है। तो ब्लड जब प्रेशर के साथ फ्लो होता है तो प्रॉब्लम ये होता है, कई बार ये होता है, जो ब्लड का जो आर्टरी का वॉल रहता है, जो आर्टरी का वॉल रहता है, वो वॉल कई बार टूट जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आर्टरी का वॉल टूट जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। क्योंकि पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हमारा जो प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स ने ब्लड मतलब आर्टरी को एक आर्टरी का अराउंड एक मतलब अंदर से एक लेयर बना के रखता है। क्योंकि आर्टरी अगर रप्चर भी हो जाए तो वो तुरंत उसका
रिकवर हो जाए, तुरंत उसका क्लॉथिंग हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही है क्लॉथिंग करवाना, ठीक है। अगर कई बार आर्टरी रप्चर भी हो जाए, प्लेटलेट्स ने तुरंत उसको बना लेता है, तुरंत उसको रिकवर कर लेता है क्लॉथिंग से, ठीक है। तो हमको पता नहीं चलता है वो डैमेज, ठीक है, लेकिन होता रहता है, होता रहता है, बहुत बार होता रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स लेयर। इन केस ऑफ डेंगू पेशेंट, तो डेंगू पेशेंट में क्या होता है, आप देखिए, डेंगू पेशेंट में, डेंगू जब होता है तो ऑलरेडी प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। डेंगू पेशेंट में प्लेटलेट का अमाउंट एकदम बिल्कुल घट जाता है, ठीक है। तो जब प्लेटलेट का अमाउंट घट जाता है, तो जो प्लेटलेट का लेयर बनना चाहिए था, प्लेटलेट का जो लेयर इन आर्टरी जब बनना चाहिए था, वो लेयर नहीं बन पाता है। और जब आरबीसी, जब ब्लड फ्लो में आर्टरी का डैमेज होता है, आर्टरी का जो डैमेज होता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो डैमेज डू नॉट गेट रिकवर्ड, ओके, डू नॉट गेट रिकवर्ड। तो आर्टरी का जो वॉल है वो रिकवर नहीं हो पाता है। तो नहीं होने के वजह से आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल जा सकता है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। जो इंटरनल ब्लीडिंग इन केस ऑफ मतलब एनिमल्स, उसको कहते हैं हेमोरेज। इसलिए डेंगू होने के बाद आपका जो डेथ होता है ना, वो आप सुनिएगा, जरूर सुनिएगा वो बात कि जो डेथ होता है डेंगू के लिए, वो बेसिकली फॉर हेमोरेज, फॉर इंटरनल ब्लीडिंग। फंडा समझ में आया क्या, मैंने क्या समझा, और एक बार मेरे से रिवाइज कर लिया। देखिए, प्लेटलेट का काउंट डेंगू पेशेंट के, मतलब इन केस ऑफ डेंगू पेशेंट ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज, ओके। और जो आर्टरी का जो इंटरनली एक लेयर बनाते रखते हैं प्लेटलेट से, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो प्रेशर के साथ होता है ना, तो आरबीसी कभी कई बार क्या होता है, टूटते हैं, टूट जाता है, रप्चर होता है। और प्लेटलेट्स का लेयर अगर रहता है, वो तुरंत मतलब बना लेता है, तुरंत ब्लड कोआगुलेट करके, ब्लड क्लॉटिंग करके उसको तुरंत रिकवर कर लेता है, रिपेयरिंग कर लेता है। लेकिन जब डेंगू होता है, प्लेटलेट का काउंट घट जाता है, और प्लेटलेट का काउंट अगर घट जाता है, तो प्लेटलेट आर्टरी वो रिकवर नहीं कर पाता है। प्लेटलेट्स अगर नहीं रहता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है आर्टरी के वॉल में। अगर आर्टरी बाई चांस डेंगू हुआ है पेशेंट का, और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, तो आर्टरी में रप्चर आ गया है, तो उसको बचाने के लिए प्लेटलेट्स अभी नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स अमाउंट ऑलरेडी कम है। तो होगा क्या, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके लिए आपका पेशेंट का डेथ हो सकता है। वो केस कहता है हेमोरेज, ठीक है। और एक कहता है हमारा ये टेबलेट है ना डिस्पिरिन, डिस्पिरिन में क्या रहता है आपका, उसको थोड़ा मिटाते हैं। आपका जो डिस्पिरिन होता है ना, डिस्पिरिन, ये डिस्पिरिन में रहता है आपका एस्पिरिन, डिस्पिरिन में रहता है आपका एस्पिरिन। तो एस्पिरिन एक एंटीप्लेटलेट्स ड्रग है, जो प्लेटलेट्स को और घटाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स को और घटाते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब लड़कियों की पीरियड्स आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, अगर लड़की बाई चांस डिस्पिरिन खा लिया, डिस्पिरिन का 1-2 गोली खा लिया, तो ऑलरेडी उसका ब्लीडिंग हो रहा है, ऑलरेडी उसका प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है, और कम होने के बावजूद भी वो डिस्पिरिन ले लिया, 2-3 गोलियां ले लिया, एस्पिरिन ले लिया, और प्लेटलेट्स का कमी आ जाएगा बॉडी में, तो हो सकता है उसका इंटरनल ब्लीडिंग आएगा। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लीडिंग होता है वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब डिस्पिरिन पीरियड्स के टाइम में खा लेता है, वो है एंटीप्लेटलेटिक ड्रग, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम रहता है, और अगर डिस्पिरिन खा लिया, राम राम सत्य, राम नाम सत्य, ठीक है। तो डेथ भी हो सकता है अगर ज्यादा खा लिया। तो इसीलिए याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में डिस्पिरिन जैसा टेबलेट नहीं खाने का,
ठीक है, ऐसा भी डिस्प्रिन बहुत खतरनाक है, सेरिडन डिस्प्रिन एस्पिरिन ये सब बहुत खतरनाक है। कभी कभार मैं भी पेन में सेरिडन खा लेता हूँ, लेकिन डिस्प्रिन नहीं खाने का, ठीक है। अगर मतलब पीरियड्स के टाइम में हो गया तो खत्म, आराम नाम सकते। उसके बाद और एक है बताना, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है। कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो डॉक्टर ने क्या दवाई देता है बताइए? हार्ट है, ठीक है। तो मैंने कोरोनरी आर्टरी का जो डिजीज है वो आपका कार्डियक अरेस्ट वाला वो मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब में भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सपोज ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रखा है, एमआई हो रहा है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया है और ब्लॉकेज के लिए वो ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है, वो मायोकार्डियल इंफेक्शन जो कि नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। अभी उसको क्या ड्रग दिया जाएगा, डॉक्टर ने क्या ड्रग देगा? उसको देगा एंटीप्लेटिलेट ड्रग, क्योंकि वो प्लेटिलेट्स कम हो जाता है और क्लॉटिंग नहीं हो पाता है और ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो सकता है, ठीक है। वो विश्वास मान के डॉक्टर ने एंटीप्लेटिलेटिक ड्रग दे देता है, ठीक है। तो वही था हमारा प्लेटिलेट्स। तो गुड बाय, टेक केयर। अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? अगले सेशन में हम पढ़ेंगे आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी थोड़ा लंबा है और उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।